शिकागो के क्लाइबॉर्न एवेन्यू शहर के बीच से उत्तर की तरफ बहुत सुंदर स्वर्ग जैसा था। ऐसा लगता था कि उसको कामकाजी माता-पिताओं के लिए बनाया गया था। ऐसा लगता था कि उसको मेरे लिए बनाया गया था। आदर्श, पूरी तरह से अमेरिकी, सब सामान मिलने वाला मॉल। उसमें बेबी गैप था, बेस्ट बॉय, सिम्बोरी और एक सीवीएस। साथ में मुट्ठी भर और दुकानें थीं, छोटे-बड़े, जो उपभोक्ताओं की तात्कालिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर खोली गई थीं। इस तरह की दुकानें आसपास भी थीं। यह मेरी जगह थी। मैं यहाँ कार पार्क कर सकती थी और 1-2 माले पर जाती, बुरितो का एक कटोरा उठाती और 60 मिनट के अंदर अपने मेज पर वापस आ जाती थी। लंच टाइम में मैं वहाँ जाकर खुश हो जाती थी। मोजे बदलने हो, शनिवार को मेरी 5 साल की बेटी को बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तोहफा खरीदना हो, जूस के बक्से लेने हो या एक बार सर्व किए जाने वाले कप। साशा और मालिया की उम्र अब 3 साल और 6 साल की हो गई थी। वे स्मार्ट थी और तेजी से बढ़ रही थी। उनकी ऊर्जा के सामने मैं बेजान हो पड़ती थी। जब कभी शॉपिंग प्लाजा आती तो यह ऊर्जा और बढ़ जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी पार्क कार में रेडियो बजाकर फास्ट फूड अकेले खाती रहती, राहत की सांस लेते हुए, अपनी कार्य कुशलता से प्रभावित होकर। छोटे बच्चों के साथ यही जीवन था। कई बार यह उपलब्धि जैसा लगता। मैं एप्पल सॉस खा रही थी, मैं खाना खा पा रही थी, सब अभी भी जिंदा थे। देखो, किस तरह सब कुछ संभाल रही हूँ। मैं उन पलों में यह कहना चाह रही थी अपने दर्शकों या सुनने वालों से जो कोई नहीं थे। क्या यह सब देख पा रहे थे कि मैं इसे खींच पा रही हूँ? 40 साल की उम्र में मैं ऐसी थी। कुछ-कुछ जून क्लीवर, कुछ-कुछ मैरी टेल मूर जैसी। अच्छे दिनों में मैं अपने आप को इस बात का श्रेय देती थी कि मैंने यह होने दिया। मेरे जीवन का संतुलन बाहर से ही अच्छा लगता था और तब तक जब आप नज़र घुमाकर देखें। लेकिन तब भी कुछ ऐसा था जो संतुलन जैसा दिखाई देता था। अस्पताल की नौकरी अच्छी हो गई थी, चुनौतीपूर्ण थी, संतोषजनक थी और मेरे सोच के अनुकूल भी। असल में मुझे हैरानी हुई यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के बारे में जानकर, जहां 9,500 कर्मचारी काम करते थे, जिसको मूल रूप से शिक्षाविदों द्वारा चलाया जाता था, जो मेडिकल शोध करते और पेपर लिखते थे। लेकिन आमतौर पर उनको भी अपने आसपास की आबादी से इतना डर लगता था कि वे कैंपस के सामने की सड़क पर जाते भी नहीं थे। मुझे यह डर प्रेरित करता था। इसके कारण मैं सुबह जल्दी बिस्तर से उठ जाती थी। मैंने अपना अधिकतर जीवन इन्हीं बाधाओं में बिताया, आसपास के श्वेत लोगों की घबराहट को देखते हुए, यह देखते हुए कि जिन लोगों के पास कुछ साधन हो जाते थे, वे इन इलाकों से दूर रहने चले जाते थे जो संभ्रांत इलाके होते थे और जो बहुत दूर बसे होते थे। यह एक आमंत्रण था जो इन बातों को खत्म करने के लिए था। जहां मैं कर सकती थी, वहां बाधाओं को गिराना। अधिकतर लोगों को इस संबंध में प्रेरित करते हुए कि वे एक दूसरे को जान सके। मुझे मेरे नए बॉस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा था। उन्होंने मुझे यह आज़ादी दे रखी थी कि मैं अपने कार्यक्रम खुद तय करूं, अस्पताल और उसके आसपास के समुदाय के बीच मजबूत संबंध बनाऊं। शुरू में मेरे साथ एक आदमी काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी टीम में 22 लोग थे। मैंने ऐसे कार्यक्रम बनाए जिसमें अस्पताल के कर्मचारियों और न्यायाधीशों को साउथ साइड के आसपास लेकर जाती थी, उनको सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों में ले जाती, उनको ट्यूटर, मेंटर, साइंस फेयर जजों के रूप में जोड़ती। यह कोशिश करती कि वे स्थानीय बारबेक्यू के ठिकाने पर जाएं। हम स्थानीय लोगों के बच्चों को अस्पताल से जोड़ते थे, ऐसे कार्यक्रम बनाते जिसमें स्थानीय लोग अस्पताल के स्वयंसेवी के रूप में काम करें और मेडिकल स्कूल के माध्यम से समर एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकें। समुदाय में विद्यालयों को इसके प्रति प्रेरित किया जाता था। वे चिकित्सा को पेशे के रूप में अपनाएं, इस बात को समझाते हुए कि अस्पताल को अपने संविदा संबंधित कार्यक्रम के लिए अल्पसंख्यकों और महिला आधारित व्यवसायों को काम में लेना चाहिए। मैंने ऑफिस ऑफ बिजनेस डाइवर्सिटी की स्थापना की।
अंत में यह मुद्दा था कि लोगों की देखभाल की जरूरत बड़ी बेताबी से थी। साउथ साइड में 10 लाख से अधिक लोग रहते थे और वहां चिकित्सा सुविधा पहुंचाने वालों की कमी थी। यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यह आबादी असंतुलित रूप से ऐसे स्थायी रूप की अव्यवस्थाओं से प्रभावित थी जो आमतौर पर गरीबों को होती थी, जैसे दमा, मधुमेह, तनाव और दिल की बीमारी। बड़ी संख्या में लोगों का बीमा नहीं था और बहुत से लोग मेडिएड के ऊपर निर्भर थे। मरीज नियमित तौर पर यूनिवर्सिटी अस्पताल में इमरजेंसी रूप में भरे रहते थे। उनको सामान्य किस्म की बीमारियां थीं, लेकिन इतने लंबे समय से इलाज नहीं हुआ था कि उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा की जरूरत थी। समस्या स्पष्ट थी, महंगी थी, अपर्याप्त थी और उससे जुड़े सभी लोगों के लिए तनाव से भरी थी। आपातकालीन सेवा वालों के जाने से किसी के स्वास्थ्य की दीर्घ अवधि के लिए सुधार दिशा में कुछ खास नहीं हुआ। इस समस्या का समाधान मेरे लिए मायने रखता था। अन्य बातों के अलावा हम मरीजों को यह समझाने का काम करने लगे कि दोस्ताना, मददगार स्थानीय लोगों को जो मरीजों के साथ बैठकर इमरजेंसी रूप में बैठे रहे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उसके ऊपर देखभाल के लिए समय दिला सके और उनको इस बारे में सलाह दे सके कि नियमित रूप से इलाज के लिए कहाँ जा सकते हैं, जहाँ सुविधा अच्छी हो और कम दर पर उपलब्ध हो। मेरा काम दिलचस्प था और संतोष देने वाला था, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना था कि मुझे यह खा न जाए। मुझे इस बात का इल्म था कि मैं अपनी लड़कियों के लिए उत्तरदायी थी। हम लोगों ने यह तय किया था कि बराक अपने करियर में इस तरह आगे बढ़े कि उसको उसकी आज़ादी दी जाए, हम अपने सपनों को आकार दें। इसीलिए मुझे अपने काम की गतिविधियों को कम करना था। इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ कम कर लिया। ऐसे मौके पर मैं पीछे हट जाने लगी जिन मौकों में मैं आमतौर पर आगे बढ़ सकती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास किसी ने यह कहा था कि मैं पर्याप्त काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसे कई मौके आएंगे जब मैं काम में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। कुछ छोटी मोटी परियोजनाएं थी जो मैंने नहीं की। कुछ युवा कर्मचारियों थे जिनको मैं बेहतर तरीके से सिखा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं सिखाया। आप अक्सर यह सुनते हैं कि कामकाजी माँ होने के क्या समझौते होते हैं। यह मेरे थे। कभी मैं ऐसी महिला थी जो हर काम में खुद को झोंक देती थी, लेकिन अब मैं अधिक चौकन्नी रहती थी, अपना समय बचाती थी, यह जानते हुए मुझे घर के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचाए रखनी थी। मेरे अधिकतर लक्ष्य होते थे स्थिति को सामान्य और स्थिरता को बनाए रखना, लेकिन बराक के ये लक्ष्य नहीं होते थे। बात को समझने के बाद हम बेहतर तरीके से समझने लगे और उसको होने दिया। एक येन एक यांग। मैं दिनचर्या और व्यवस्था के लिए मरी जाती थी और वह नहीं। वह समुद्र में रह सकता था और मुझे नाव चाहिए होती थी। जब वह घर में मौजूद होता था उस वक्त वह पूरी तरह से होता था। फर्श पर बच्चों के साथ खेलता था, रात में मालिया को जोर जोर से हैरी पॉटर पढ़कर सुनाता, मेरे चुटकुलों पर हंसता और मुझे गले लगाता। हम लोगों को अपने प्यार और स्थिरता की याद दिलाकर वह फिर से 3-4 या उससे अधिक दिनों के लिए गायब हो जाता था। हम कभी कभी उसके शेड्यूल में सेंध लगा देते थे, खाना खाते और दोस्तों से मिलते थे। वह कई बार मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ सेक्स एंड सिटी देखता और मैं कई बार उसकी खातिर सोपेरानोस देखती थी। मैंने यह सोच लिया था कि उसका इस तरह जाना भी उसके काम का हिस्सा ही था। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस बात के लिए मैंने लड़ना छोड़ दिया था। बारात के दिन का अंत किसी होटल में बीत सकता था, जहां सभी तरह की राजनीति होती और उसके खुले बंद सिरे होते थे, जबकि मैं घर की शांति में रहती, पूर्णता के भाव के साथ। मैं रोज मालिया और साशा को बिस्तर में सुला देती और रसोई में बर्तन धोने की आवाज आती रहती थी। मेरे पास बारात की अनुपस्थिति के अनुकूल हो जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे खत्म होने वाले नहीं थे। अपने नियमित कामों के अलावा वह एक बार फिर से चुनाव प्रचार कर रहा था, इस बार यूएस सीनेट के सीट के लिए। चुनाव 2004 की फॉल में था।
स्प्रिंगफील्ड में वह धीरे धीरे बेचैन होता जा रहा था। राज्य सरकार की चक्करदार गति के कारण वह इस बात को समझ गया था कि वह बेहतर ढंग से वॉशिंगटन में रहते हुए काम कर सकता था। वह इस बात को जानता था कि मेरे पास इस बात के बहुत से कारण थे कि मैं सीनेट के लिए उसे चुनाव लड़ने का विरोध करूं, और वह यह भी जानता था कि उसके पास जवाब में उसको तर्क देना होता। 2002 के मध्य में हम लोगों ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई जिसमें दर्जन भर हमारे करीबी लोग आए थे। हम ब्रंच के लिए वैलेरी जेरेट के घर मिले। हम यह सोच रहे थे कि हम लोग इस बारे में सब बातें करेंगे और हम लोग यह भी देखेंगे कि लोग क्या कहते हैं। वैलेरी हाइड पार्क के पास की एक बहुमंजिली इमारत में रहती थी। उसका फ्लैट साफ सुथरा और आधुनिक था। सफेद दीवार के साथ सफेद फर्नीचर और चमकदार आर्किड का कवर बहुत आकर्षक लग रहा था। उस समय वह एक रियल एस्टेट कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष थी और शिकागो यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की न्यासी थी। उसने पब्लिक एलाइज में मेरे काम का समर्थन किया था और बराक के कई अभियानों के लिए धन जुटाने में उसकी मदद की थी। वह हमारे हर कदम को अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से बढ़ा देती थी। इसकी वजह से और अपनी गर्मजोशी और बुद्धिमान होने के कारण वैलेरी ने हमारे जीवन में दिलचस्प जगह बना ली थी। हमारी दोस्ती जितनी निजी थी उतनी पेशेवर भी। वह मेरी जितनी दोस्त थी उतनी बराक की भी, जो मुझे लगता है किसी भी युगल के जीवन में बहुत कम होता है। मेरे पास ताकतवर माताओं का दल था, तो उसको जब थोड़ा समय मिलता तो वह अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता था। और हमारे कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे जो युगल थे। उनके बच्चे हमारे बच्चों के दोस्त थे। ऐसे परिवार जिनके साथ हम छुट्टी पर जाना पसंद करते थे। लेकिन वैलेरी अलग थी। वह हम सभी के लिए अलग अलग बड़ी बहन जैसी थी, जो खड़े रहने के लिए मदद करती थी और जब हम दुविधा में होते तो हमें निकालने में हमारी मदद करती। वह हम लोगों को साफ साफ देखती थी और हमारे लक्ष्यों को भी, और वह हम दोनों को लेकर रक्षात्मक भी थी। उसने मुझे निजी तौर पर कहा था कि वह इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि बराक को सीनेट के चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इसीलिए उस दिन ब्रंच के लिए जाते समय मुझे लगा था कि मेरे पास अपने तर्क तैयार थे, लेकिन मैं गलत थी। सीनेट की लड़ाई में एक खास तरह का मौका था, बराक ने उस दिन बताया। उसको लगता था कि वह जीत सकता था। उसके सामने पीटर फिट्जजेराल्ड रूढ़िवादी रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक बहुत बढ़ रहे थे और इस वजह से उसको अपनी पार्टी का समर्थन जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। इस बात की संभावना थी कि प्रारंभिक चुनाव में कई उम्मीदवार लड़ेंगे, जिसका मतलब यह था कि बराक बहुमत मिलने पर ही जीत सकता था। उसको डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता। जहाँ तक धन की बात थी तो उसने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि उसको हमारे निजी धन को छूने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने यह कहा कि अगर हमारा घर वॉशिंगटन और शिकागो दोनों स्थानों पर हो गया तो हम खर्च किस तरह चलाएंगे, उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं एक और किताब लिखूंगा और यह किताब बड़ी किताब होगी, वैसी किताब जो पैसा बनाए। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं जिन लोगों को जानती थी उसमें बराक अकेला ऐसा आदमी था जिसको इस तरह का विश्वास था कि एक किताब लिखने से किस तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता था। वह जैक एंड द बिनस्टॉक के छोटे बच्चों जैसा था। मैंने चिढ़ाते हुए पूछा, जो चंद जादुई दोनों की बदौलत परिवार का भरण पोषण करने की सोच रहा था। उसको पक्के दिल से यह लगता था कि इससे कुछ निकल जाएगा, चाहे कोई यकीन करे या न करे। बाकी सभी मोर्चे पर बराक के तर्क पूरी तरह से मजबूत थे। जब वह बोल रहा था तब मैंने वैलेरी की तरफ देखा। मैं यह समझ गई थी कि वह जल्दी जल्दी उसके सामने अपना पक्ष रख रहा था। हम जो भी सवाल उसकी दिशा में फेंकते वो हर सवाल का जवाब दे रहा था। मैं जानती थी कि वह बात तो सही कर रहा था, जबकि मैं उससे लड़ रही थी कि वह अब तक हम लोगों से कितने घंटे दूर रहता था। ऐसे में डीसी जाने की भयानक बात उसे नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम लोगों ने यह तर्क रखा कि उसके राजनीतिक पेशे का असर हमारे परिवार पर बहुत दिनों से पड़ रहा था, लेकिन मैं बराक पर भरोसा करती थी, उसको प्यार करती थी।
वह अभी भी 2 परिवारों को चलाने वाला आदमी था। उसका ध्यान मेरे और बेटियों तथा साउथ साइड के चुनाव क्षेत्र के 2 लाख मतदाताओं के बीच में बट रहा था। क्या उसको इलिनॉय राज्य के साथ साझा करना इतना अलग होगा? मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसकी इच्छाओं के रास्ते में मैं नहीं आना चाहती थी, जो उसको और अधिक कोशिश करने के लिए प्रेरित करती। इसीलिए उस दिन हम लोगों ने समझौता किया। वैलेरी इसके लिए तैयार हो गई। वह सीनेट चुनाव में बराक के प्रचार के लिए वित्त का विभाग संभालेगी। मैं मान गई, बस एक शर्त पर। मैंने जोर जोर से कहा ताकि सब सुने। अगर वह चुनाव हार गया तो उसको राजनीति छोड़कर कुछ और काम करना होगा। अगर चुनाव के दिन ऐसा नहीं हुआ तो यह सबका अंत होगा। सही में यह सचमुच का अंत होगा। उसके बाद बराक के लिए किस्मत से कुछ सकारात्मक हुआ। एक पीटर फिट्जजेराल्ड ने यह तय किया कि वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, जिससे उन्होंने मेरे पति जैसे नौजवानों के लिए जगह बना दी। दूसरी बात कुछ अजीब हुआ कि प्राथमिक चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के जो नेता आगे चल रहे थे, वे अपनी पूर्व पत्नियों को लेकर विवादों में आ गए। चुनाव होने में महज कुछ ही महीने रह गए थे और बराक के खिलाफ रिपब्लिक पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं था। यह बात पक्की थी कि वह बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर रहा था। पिछली बार कांग्रेस के चुनाव में हार से उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने प्राथमिक चुनाव के 7 प्रतिद्वंदियों को हराकर आधे से अधिक मतों के साथ उम्मीदवारी हासिल की। राज्य भर में यात्रा करके संभावित उम्मीदवारों के साथ बातचीत करने में वह वही आदमी था जिसको मैं घर में जानती थी। मजेदार और आकर्षक, स्मार्ट और पूरी तरह से तैयार। टाउन हॉल के मंचों से और चुनाव के बहसों के दौरान जिस तरह से अलंकृत शब्दों में जवाब देता कि सबको यही लग रहा था कि वह सीनेट के मंच से बोल रहा हो। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी बराक का सीनेट पहुंचने का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था। यह सब उससे पहले की बात थी, जब जॉन कैरी ने 2004 में उसको डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए बुलाया, जिसका आयोजन बोस्टन में हुआ। कैरी उस समय मैसाचुसेट्स के सीनेटर थे, जिनका राष्ट्रीय पद के लिए बुश से मुकाबला था। मेरा पति इन सबके बीच ऐसा था जिसको कोई नहीं जानता था। वह एक राज्य का विधायक था और बोस्टन में जिस तरह से 15,000 की भीड़ मौजूद थी, वैसे भीड़ के सामने उसने कभी भाषण भी नहीं दिया था। उसने कभी टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग नहीं किया था। वह कभी प्राइम टाइम टेलीविजन लाइव नहीं आया था। वह नौसिखिया था। वह उस पेशे में आया अश्वेत था जो ऐतिहासिक रूप से श्वेत लोगों का पेशा समझा जाता था। वह आदमी न जाने कहां से आ गया, जिसका अजीब सा नाम था और अजीब सी पिछली कहानी थी, और इस उम्मीद में कि सामान्य डेमोक्रेट के साथ तार जोड़ सके। जैसा कि बाद में टीवी नेटवर्क के विश्लेषकों ने माना कि लाखों लोगों के सामने बराक ओबामा को बोलने के लिए चुनना बहुत बड़ा जुआ था। फिर भी अपने उत्सुक और लच्छेदार ढंग से वह ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसी पल के लिए बना हो। मैं इस बात को जानती थी कि किस तरह उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। सालों से मैंने यह देखा था कि वह किताबों में डूबा रहता, अखबारों में, विचारों में। उसमें जैसी नई ऊर्जा आ जाती थी अगर वह किसी ऐसे आदमी के साथ बात करता जिसको किसी तरह का नया अनुभव या ज्ञान हासिल होता था। वह सब कुछ बारीकी से समझता था। मैं यह देख पा रही थी, वह जो बन रहा था वह एक विजन था, और यह कोई छोटा विजन नहीं था। मुझे उसके साथ रहने के लिए अपने साझा जीवन में न चाहते हुए भी उसकी जगह बनानी पड़ रही थी। ऐसे में कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन मैंने कभी बराक में विश्वास नहीं खोया। जब से मैं बराक को जानती थी, वह इसके ऊपर चुपचाप काम कर रहा था और मेहनत के साथ कर रहा था, और अब शायद जितनी बड़ी संख्या में उसको सुनने वाले थे, ताकि जो संभव करना चाहता था उसके अनुरूप हो, वह इसके लिए तैयार था। बस उसको बोलने भर की देर थी। जरूर अच्छा भाषण रहा होगा। उसके बाद से यह मेरा तकिया कलाम बन गया। यह मेरे और बराक के बीच का मजाक था, जो जुलाई 27, 2004 की उस रात के बाद से अक्सर और विडंबना के साथ कहती थी। मैंने अपनी बेटियों को घर पर माँ के पास छोड़ दिया और बोस्टन में भाषण के समय उसके साथ रहने के लिए हवाई जहाज पकड़ लिया।
जब बराक स्टेज की रोशनी में लाखों लोगों की नजरों के सामने आया तो मैं कन्वेंशन सेंटर के पीछे खड़ी थी। वह कुछ घबराया हुआ था और मैं भी। हालांकि हम पूरी तरह से अड़िग थे कि यह दिखाई न दे। खैर, बराक इसी तरह काम करता था। जितना दबाव उसके ऊपर होता था वह उतना ही शांत हो जाता था। वह कई हफ्तों से अपनी टिप्पणियां लिख रहा था। इलिनॉय के मतदान के दौरान वह इसके ऊपर काम कर चुका था। उसने अपने शब्दों को याद कर लिया था और उनका अभ्यास बहुत ध्यान से किया था। उसने उसे इस हद तक याद कर लिया था कि उसको किसी तरह के टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते कि वह घबरा जाता या अचानक पूरी तरह से सब कुछ भूल जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बराक टीवी के कैमरे के बाहर सुनने वालों की तरफ देख रहा था, मानो वह अंदर से शुरू होने वाला था। वह मुस्कुराया और उसने बोलना शुरू कर दिया। वह उस रात 17 मिनट बोलता रहा। वह बता रहा था कि वह कौन था, कहां से आया था, उसके दादाजी कहां से आए थे और पैटर्न सेना के लिए लड़े थे। उनकी दादी ने युद्ध के दौरान कारखानों में काम किया। उसके पिता कीनिया के भेड़ चराते हुए बड़े हुए और उसके माता पिता के असंभाव्य प्यार के बारे में। उसने इस विश्वास के बारे में कि अच्छी शिक्षा उसके बेटे का भला कर सकती थी, क्योंकि वह न तो अमीर जन्मा था और न ही अच्छे संपर्कों वाले थे। उसने बड़ी ईमानदारी से और सफाई के साथ अपने आप को न केवल एक बाहरी बताया, बल्कि एक तरह से अमेरिकी कहानी का रूप बनकर पेश किया। उसने सुनने वालों को इस बात की याद दिलाई कि देश को सीधे तौर पर लाल और नीले रंग में अलग अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि हम एक सामान्य मानवता से एक थे, इसीलिए बाध्य थे कि पूरे समाज का ध्यान रखें। उसने नकार के ऊपर उम्मीद का आह्वान किया। वह उम्मीद के साथ बोला। उसने उम्मीद दिखाई और एक तरह से उसका गान किया। लगभग इस 17 मिनट के दौरान बराक ने गहराई के साथ और आसान शब्दों में अपनी बात रखी। 17 मिनट तक उसने उम्मीद का प्रदर्शन किया। जब उसने अपना भाषण खत्म किया, जॉन कैरी और उसके साथ उम्मीदवार जॉन एडवर्ड के लिए कुछ कहा और लोग खड़े होकर तालियां पीट रहे थे। तालियों की आवाज गूंज रही थी। मैं स्टेज पर चढ़ी और चौंधिया देने वाली रोशनी में सफेद सूट पहने, ताकि बराक को बधाई देते हुए गले लगा सकूं। उसके बाद घूमकर हमने उत्तेजित सुनने वालों को देखकर हाथ हिलाया। जबरदस्त ऊर्जा थी। आवाज ऐसी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यह बात गुप्त थी कि बराक एक अच्छा इंसान था और जिसका दिमाग बड़ा था और जनतंत्र में जिसकी गहरी आस्था थी। उसने जो कर दिखाया था उसके ऊपर मुझे गर्व था। हालांकि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। यह वही आदमी था जिसके साथ मैंने शादी की थी। सबसे बढ़कर मुझे उसकी क्षमताओं का पता था। पीछे मुड़कर देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि उसी समय मैंने इस विचार को पीछे करने के इस रास्ते से लौटा जा सकता था कि वह केवल मेरा और बच्चियों का था। मुझे यह वाहवाही के बीच सुनाई दे रहा था, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। मीडिया ने बराक के भाषण के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर लिखा। मैंने अभी अभी पहले अश्वेत राष्ट्रपति को देखा। क्रिस मैथ्यूज ने एनबीसी के साथी टिप्पणीकार से कहा। अगले दिन शिकागो ट्रिब्यून की हेडलाइन थी, असाधारण। बराक का सेलफोन जो बजना शुरू हुआ तो बंद ही नहीं हो रहा था। केबल के विशेषज्ञ उसको रॉकस्टार कह रहे थे और वह रातों रात की सफलता, मानो वह बरसों से उस दिन के लिए काम नहीं कर रहा हो, मानो उस भाषण के कारण वह बना हो, न कि उसकी अपनी मेहनत से वहां पहुंचा। फिर भी वह भाषण किसी नई चीज की शुरुआत थी, केवल उसके लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए। हम अलग तरह से लोगों की निगाहों में आ रहे थे और दूसरे लोगों की उम्मीदें हमारी तरफ थी। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। मैं बस यही कर सकती थी कि इन बातों को लेकर मजाक कर सकती थी। जरूर अच्छा भाषण रहा होगा। जब लोग सड़कों पर बराक को रोककर ऑटोग्राफ मांगने लगते और उससे कहते कि उसने जो भी बात कही थी वो उनको बहुत अच्छी लगी, तो मैं कंधे उचकाकर कहती। जब हम शिकागो के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हमने पाया कि बाहर लोगों का हुजूम हमारा इंतजार कर रहा था, तो मैं कंधे उचकाकर कहती, जरूर अच्छा भाषण रहा होगा। यही बात मैं तब कहती जब पत्रकारों ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर बराक के विचार पूछने शुरू किए, जब बड़े राजनीतिक रणनीतिकार उसके आसपास घूमने लगे।
जब 9 साल पहले उसकी प्रकाशित किताब ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर का पेपरबैक संस्करण आया और न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गया। जरूर अच्छा भाषण रहा होगा, मैंने तब कहा जब मुस्कुराती जोश से भरी ओपेरा विनफ्रे हमारे घर आई और एक दिन अपनी पत्रिका के लिए हमारा इंटरव्यू करने में लगी रही। हमें क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नवंबर में बराक अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित हो गया। राज्य भर में उसको 17% वोट मिले थे। इलिनॉय के इतिहास में यह सबसे बड़ा अंतर था और उसी साल सीनेट चुनाव में जीत का सबसे बड़ा अंतर। उसको अश्वेतों, श्वेतों और लैटिनों के बीच काफी मत मिले। स्त्री और पुरुष, अमीर और गरीब, शहरी, कस्बाई और ग्रामीण। एक समय हम थोड़ी देर के लिए एरिज़ोना गए तो वह हमारे चाहने वालों ने हमें घेर लिया। मेरे लिए ये सब सच था और अजीब तरह की प्रसिद्धि थी। उसको अब श्वेत भी महत्व देने लगे थे। मेरे लिए जो भी कुछ सामान्य बचा हुआ था, मैंने उसको समेटा और खुद को उससे लपेट लिया। जब हम घर होते तो सब कुछ वैसा ही सामान्य रहता। जब हम अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ होते तब भी सब कुछ सामान्य होता। बच्चों के साथ हमेशा वही रहता, लेकिन बाहर सब कुछ बदल गया था। बराक अब हर समय डीसी आता जाता रहता। उसका एक सीनेट दफ्तर था और कैपिटल हिल में एक साधारण से भवन में एक अपार्टमेंट था। एक बेडरूम का छोटा सा अपार्टमेंट जो हमेशा किताबों और अखबारों से भरा होता। घर से बाहर उसकी गुफा। जब भी लड़कियों के साथ में मिलने आती तो वह यह जताता भी नहीं था कि वह चाहता है कि हम वहाँ रहे, बल्कि हम चारों के लिए होटल में एक कमरा बुक कर लेता था। शिकागो में मैं अपनी दिनचर्या में लीन थी। जिम, काम, घर, वही सब। डिशवॉशर में बर्तन, तैराकी सीखना, सॉकर और बैले। मैं हमेशा की तरह तालमेल बिठाए हुए थी। बराक का अब वॉशिंगटन में अपना जीवन था। सीनेटर होने के कारण एक तरह की गंभीरता के साथ वह कामकाज करता था, लेकिन मैं वही थी, वही अपना सामान्य जीवन जी रही थी। एक दिन मैं बेबी गैप की दुकान से जल्दी में आकर अपनी पार्क कार में बैठकर कुछ खा रही थी कि दफ्तर से मेरी सेक्रेटरी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक फोन ले सकती थी। उधर डीसी से किसी महिला का फोन था, किसी का जिससे मैं कभी मिली नहीं थी, एक साथी सीनेटर की पत्नी का। उन्होंने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की थी। जरूर, बात करवा दो, मैंने जवाब दिया। और फिर सीनेटर की पत्नी की आवाज आई, शांत और गर्मजोशी से भरी। हेलो, उन्होंने कहा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार आपसे बात हुई। मैंने भी कहा कि मैं आपसे बात करके बहुत खुश हूँ। मैंने आपको फोन स्वागत करने के लिए किया है, वह बोली, और आपको यह बताने के लिए कि हम आपको किसी खास मौके के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। उसने मुझे फोन किया था कि मैं किसी तरह के निजी संस्था के सदस्य बन जाऊं, एक क्लब जिसके बारे में मैं जितना समझ पाई थी कि वो वॉशिंगटन के प्रमुख लोगों की पत्नियों के लिए था। वे अक्सर दिन के खाने पर मिलती और रोजमर्रा की बातों पर चर्चा करती थी। यह लोगों के मिलने के लिए अच्छी जगह है। मैं यह जानती हूँ कि अगर आप शहर में नए होते हैं तो यह आसान नहीं होता, वह बोली। मेरे जीवन में कभी किसी ने मुझे क्लब का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे दोस्तों को देखती थी कि वे जैक एंड जिल ग्रुप के साथ स्काई ट्रिप पर जाते थे। प्रिंसटन में कई बार सुजैन के लौट आने का इंतजार करती, क्योंकि जब वह आती थी तो ईटिंग क्लब पार्टियों के मजेदार किस्से सुनाया करती थी। ऐसा लगता था कि सिडली के आधे वकील कंट्री क्लब के सदस्य थे। मैं इन क्लबों में कई बार गई थी, पब्लिक एलाइज के लिए धन उगाने, बराक के लिए धन उगाने। आपको इन क्लब के बारे में जल्दी ही इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ खूब पैसा होता है। उससे जुड़ने का मतलब होता था। यह उसी तरह का प्रस्ताव था जो उन्होंने मुझे दिया था और तब मैं इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए बहुत खुश थी। शुक्रिया, मैंने कहा। यह बहुत प्यारी बात है कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन हम लोगों ने यह फैसला किया है कि मैं वॉशिंगटन नहीं जाऊंगी। मैंने उसको बताया कि मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं जो शिकागो के स्कूल में पढ़ाई कर रही है और मैं अपनी नौकरी से बहुत लगाव महसूस करती थी। मैंने उनको बताया कि बराक वॉशिंगटन में रहने वाला था और जब उसको समय मिलता वो शिकागो आता।
मैंने उसको यह नहीं बताया कि शिकागो से हमें इतना प्यार था कि हम वहाँ एक घर खरीदने वाले थे। शुक्र की बात है कि उसकी किताब के नए संस्करण में उसको अच्छी लॉयल्टी मिलने लगी थी और दूसरी किताब लिखने के लिए प्रस्ताव भी मिल रहा था। यह बराक के जादुई शब्दों का कमाल था। सिनेट की पत्नी मुझे सुनती रही। कुछ देर बाद उसने फिर मधुर आवाज में कहना शुरू किया, यह शादी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, जानती हो ना, शादियां टूट भी सकती है। अब मुझे उसकी बात समझ में आ गई। वह वॉशिंगटन में स्वयं कई साल से रह रही थी। उसके कहने का मतलब यह था कि जब वह अपने पति से दूर रहती थी तो उसको इसका डर लगता था। कहने का मतलब यह था कि मैं एक खतरनाक फैसला ले रही थी। सीनेटर के पत्नी होने का एक ही सही तरीका था और मैं गलत फैसला ले रही थी। मैंने फिर से शुक्रिया कहा, फोन रखकर ठंडी सांस ली। इसमें से कोई भी चीज मेरे पहली पसंद नहीं थी। इसमें से कुछ मेरा चुनाव नहीं था। मैं अब उसकी तरह एक सीनेट की पत्नी थी, श्रीमती ओबामा। उसने पूरी बातचीत के दौरान मुझे इसी नाम से पुकारा था, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ उसका साथ देने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूं। वास्तव में मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं ऐसे कई सीनेटर्स को जानती थी जो अपने पति या पत्नियों के साथ डीसी के बजाय अपने घर वाले शहर में रहना चाहते थे। मैं जानती थी कि सीनेट अपने 14 महिलाओं के साथ इतना प्राचीन नहीं दिख रहा था जितना एक समय हुआ करता था, लेकिन फिर भी मुझे यह एक तरह की ठिठाई लगी कि दूसरी औरतें मुझे यह कहेगी कि मैं गलत थी। मैं अपने बच्चों को उसी स्कूल में रखना चाहती थी और अपनी नौकरी भी बचाना चाहती थी। चुनाव के कुछ सप्ताह बाद मैं बराक के साथ एक दिन नवनिर्वाचित सीनेटरों और उनके पति पत्नियों के लिए आयोजित एक अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन गई। उस साल हम में से बहुत कम लोग उस आयोजन में शामिल हुए और एक छोटे से परिचय के बाद सभी नेता एक तरफ चले गए। वहां उनकी पति पत्नियों को दूसरे कमरे में ले जाया गया। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि राजनेता और उनके परिवार वालों से यह उम्मीद की जाती थी कि वे कठोर संघीय नीतियों से बंधे रहें और उन्हें हर छोटी बात, जैसे कि वे उपहार लेंगे या वॉशिंगटन में आने या जाने के किराए तक के बारे में निर्देश दिया जाता था। मैंने सोचा कि हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रचारकों के साथ सामाजिक संबंध किस तरह का होगा या फिर भविष्य के प्रचार के लिए उगाए जाने वाले पैसों की वैधता आदि के बारे में। हमें वहाँ जो देखने को मिला वह कैपिटल का इतिहास और बनावट का एक विस्तृत शोध था और साथ ही सीनेट के लिए बनाए गए आधिकारिक चीनी पैटर्न की जानकारी और थोड़ी बहुत हल्की बातचीत के बाद दोपहर का खाना। यह सब कुछ घंटों चलता रहा। यह सब मजेदार होता अगर मैं अपने काम के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ली होती और अपने बच्चों को मेरी माँ के पास छोड़कर नहीं आई होती। अब मैं एक राजनीतिज्ञ की पत्नी बनने जा रही थी तो मैं इसे गंभीरता से लेना चाहती थी। मैं राजनीति को लेकर बहुत सावधान नहीं थी, लेकिन किसी चीज को बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। सच्चाई यह थी कि वॉशिंगटन ने अपनी सजावटी परंपरा और गंभीर आत्मसम्मान के कारण मुझे उलझन में डाल दिया था। इसका श्वेत रंग और इसकी पुरुष प्रधान और दूसरी तरफ दोपहर की खाना खाती औरतों के कारण वॉशिंगटन ने मुझे उलझन में डाल दिया था। इस उलझन के केंद्र में डर था, क्योंकि मैं जितना ज्यादा इसमें शामिल होने के चुनाव से बचती थी, मैं उतना ही इन सब में फंस रही थी। मैं पिछले 12 सालों से श्रीमती ओबामा थी, लेकिन अब इसका अर्थ अलग हो चुका था। कम से कम कुछ जगहों पर अब मैं ऐसी श्रीमती ओबामा थी जिसका कद कम था, एक ऐसी पत्नी जो अपने पति द्वारा परिभाषित होती है। मैं बराक ओबामा की पत्नी थी, एक राजनीतिक हीरो, सीनेट के एकमात्र अश्वेत आदमी, एक आदमी जिसने आशा और सहिष्णुता की बातें इतने तीखे और जोरदार तरीके से कही थी कि अब उम्मीद भरी एक भीड़ उसके पीछे थी। मेरा पति अब एक सीनेटर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोग उसके ऊपर भी कुछ चाहते हैं। इसके बजाय यह सब जानना चाहते हैं कि क्या 2008 के राष्ट्रपति पद के लिए लड़ेगा। इस सवाल में किसी तरह की लड़खड़ाहट नहीं थी। प्रत्येक रिपोर्टर ने यह पूछा, लगभग हर आदमी ने जो उसे सड़क पर मिला उसने पूछा। अस्पताल में मेरे सहकर्मियों ने यूं ही खड़े मिलते और बातों बातों में मुझे यह सवाल पूछ लेते थे ताकि उन्हें जल्दी खबर मिल सके। यहाँ तक मालिया जो उस समय 6.5 साल की थी,
और गुलाबी रंग का वेलवेट फ्रॉक डालकर उस समय बराक के बगल में खड़ी थी जब वह डिक चेनी की अध्यक्षता में सीनेट का शपथ ग्रहण कर रहे थे। वह भी यह जानना चाहती थी। हालांकि दूसरों के ठीक विपरीत पहली कक्षा में पढ़ने वाली हमारी बेटी इतनी समझदार थी कि उसे पता था कि यह सब कितनी जल्दी है। डैडी, क्या आप राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने वाले हैं? उसने पूछा। आपको नहीं लगता कि पहले और उपराष्ट्रपति या ऐसा कुछ बनना चाहिए? इस मामले में मैं मालिया के साथ थी। उम्र भर व्यवहारवादी होने की वजह से मैं हमेशा से ही धीमी गति और चीजों के व्यवस्थित जांच का परामर्श देती हूँ। मैं जन्म से ही लंबे और विवेकशील इंतजार की प्रशंसक रही हूँ। इस मामले में मुझे अच्छा महसूस होता था जब मैं यह सुनती थी कि बराक अपने जिज्ञासुओं को एक शांत किस्म की विनम्रता के साथ राष्ट्रपति पद के लिए किए जाने वाले सवालों के जवाब के रूप में यह कहते थे कि वे अपना सिर नीचे करके एक सीनेटर के रूप में कड़ी मेहनत करने की योजना बना रहे हैं। वह अक्सर लोगों को यह याद दिलाते थे कि वह एक अल्पसंख्यक दल के निचले पद के सदस्य हैं, सबसे पीछे खड़ा होकर खेलने वाला खिलाड़ी। और वह कभी कभी यह भी जोड़ते थे कि उनके 2 बच्चे हैं जिन्हें पालने की जरूरत है। लेकिन ढोल पहले से ही बज रहा था, इसे बंद करना मुश्किल था। बराक जो लिख रहे थे उसका मतलब था आशा की ठिठाई, अपनी आशा और दूरदर्शिता के माध्यम से अपने देश के बारे में सोचना, देर रात में अपने कानूनी दस्तावेजों पर उनके शब्द देना। वह सच में संतुष्ट थे। उन्होंने मुझे कहा था कि वे जहां हैं वहीं रुकेंगे, समय के साथ अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, सीनेट के शोरगुल में अपनी बारी का इंतजार करेंगे। लेकिन तभी तूफान आ गया। अगस्त 2005 के आखिरी सप्ताह में अमेरिका के तटीय किनारों पर हरिकेन कटरीना आ गया। इससे न्यू ऑरलीज के तटीय दक्षिणी क्षेत्रों को पानी से भर दिया। अपने बर्बाद हो चुके घरों की छतों पर लोग खड़े थे, ज्यादातर लोग अश्वेत थे। इसका परिणाम भयावह था। मीडिया की रिपोर्टर में यह दिखाया जा रहा था कि अस्पताल के अतिरिक्त संसाधन नहीं है। पीड़ित परिवारों के झुंडों को बड़े छत के नीचे रखा था और आपातकाल में काम करने वाले कर्मचारी आपूर्ति की कमी से पंगु हो गए थे। अंत में करीब 18 लोगों की मौत और करीब 50,000 लोग अपनी जगह से विस्थापित हो गए। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो संघीय सरकार की प्रतिक्रिया की देरी से गंभीर हो गई थी। यह हमारे देश के संरचनात्मक विभाजन का एक हृदय विदारक भंडाफोड़ था, विशेष रूप से चीजों के खराब होने की स्थिति में अफ्रीकी अमेरिकी और सभी प्रजातियों के गरीब लोगों के लिए गंभीर और एक तरफा बंटवारा था। आशा अब कहाँ थी? मैंने कटरीना के बारे में दिखाई जाने वाली खबरों को मन में एक अजीब सी घबराहट के साथ देखा था, इस तथ्य को जानते हुए कि अगर ये त्रासदी शिकागो तक पहुंच गई तो मेरे कई सारे चाचा और चाची, मेरे भाई बहन और पड़ोसियों को इन सब से गुजरना होगा। बराक की प्रतिक्रिया भी कम भावनात्मक नहीं थी। हरिकेन आने के एक सप्ताह बाद वो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मिलने बिल और हिलेरी क्लिंटन के साथ ह्यूस्टन चले गए, जो उस वक्त सीनेट के उनके सहकर्मी थे। वे लोग न्यू ऑरलीज से निकाले गए हजारों, जिन्होंने एक्स्ट्राडम रखा गया था, उनके साथ समय बिताने गए। इस आभा ने उनके भीतर एक अजीब सी आग पैदा कर दी थी, एक चिड़चिड़ाने वाली भावना कि अब तक वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। यह एक ऐसी सोच थी जो मेरे अंदर 1 साल या उससे ज्यादा के बाद पैदा हुई थी, जब डंके की चोट सच में तेज हो गई थी और हम दोनों पर दिया जाने वाला दबाव बहुत तेज हो गया था। हम अपने सामान्य काम कर रहे थे, लेकिन बराक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी करेंगे या नहीं, इस सवाल से हमारे आसपास का माहौल गर्म हो जाता था। वह कर सकते हैं, क्या वह करेंगे? 2006 की गर्मियों में चुनाव की बात करने वाले लोग सवालों का एक खुला पत्र लेकर चलने लगे थे, जिसमें उनका नाम संभावित उम्मीदवार के तौर पर दर्ज था। हालांकि निर्णायक रूप से हिलेरी क्लिंटन पहली पसंद थी। बसंत आने तक आशा की दुष्टता के प्रकाशन के साथ बराक की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और किताब के कारण कई तरह के मीडिया में जाने के अवसर भी अधिक मिलने लगे। उनके मतों की संख्या अचानक ही डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 पूर्व उम्मीदवार अल गोर और जॉन कैरी के बराबर या ज्यादा होने लगी थी। वह उसमें सामर्थ्य का प्रमाण था।
मुझे मालूम था कि वह दोस्तों, सलाहकारों और चढ़ा देने वालों से निजी तौर पर बातचीत कर रहे थे और सभी को यह इशारा दे रहे थे कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक बातचीत थी जिससे वह बच रहे थे और वह मेरे साथ की जाने वाली बातचीत थी। बेशक वह जानते थे कि मैं कैसा महसूस करूंगी। हमने दूसरे संदर्भों के साथ इनके बारे में घुमा फिरा कर बात की थी। हम बहुत लंबे समय तक दूसरे लोगों की उम्मीदों के साथ जी चुके थे कि वे अब हमारी बातचीत का हिस्सा हो गए थे। रात के खाने पर हमारे परिवार के साथ बैठने की बराक की क्षमता, बच्चों के साथ उनके स्कूल जाने तक और मेरे साथ काम करने की बराक की क्षमता, यह तब तक मौजूद था जब हम यह सब नहीं चाहते थे और इसमें सब कुछ एक अजीब किस्म की ऊर्जा आ जाती थी। मेरा विचार था कि मेरा पति पहले से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था। अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए सोच भी रहा है तो मैं आशा करती हूँ कि वह विवेकपूर्ण रास्ता अपनाएगा, धीरे धीरे उसकी तैयारी करेगा, सीनेट में अपना समय देगा और तब तक इंतजार करेगा जब तक हमारी बेटियां बड़ी नहीं हो जाती, शायद 2016 तक। चूंकि मैं उसे जानती थी, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि बराक की नजरें हमेशा कहीं किसी दूर क्षितिज पर होती थी, दुनिया के बारे में उसकी सोच कि यह कैसी होनी चाहिए। सिर्फ एक बार मैं चाहती थी कि वह जैसा जीवन है उसमें संतुष्ट हो जाए। मुझे यह समझ में नहीं आता था कि वह साशा और मालिया को किस तरह देखता था, जो अब 5 और 8 साल की थी, अपनी छोटी चोटियों और अपार चुलबुलाहट के साथ, और वो उनके बारे में बिल्कुल दूसरे तरीके से महसूस करता था। मुझे यह कभी कभार सोचकर दुख होता है कि उसने ऐसा किया। हम आगे पीछे वाले झूले पर सवार थे, एक तरफ श्रीमान और दूसरी तरफ श्रीमती। अब हम अच्छे घरों में रहते थे, जो कैनवुड के पड़ोस के जॉर्जियन ईंटों से बना हुआ था और जिसकी एक चौड़ी छत थी और अहाते में लंबे पेड़ थे। बिल्कुल उसी तरह की जगह जिसमें मैं और क्रैक अपने पिता की ब्यूक में बैठकर रविवार को घूमने जाते वक्त घूर के देखते थे। मैं अक्सर अपने पिता और हमारे लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में सोचती थी। मेरी व्याकुलता इस हद तक की थी कि काश वे जीवित होते और ये देखते कि चीजें अपना खेल दिखा रही है। क्रैक अब पूरी तरह से खुश था, भटकाव से निजात पाकर, बैंक के निवेश के रूप में अपने पेशे को छोड़कर, अब वह अपने पहले प्रेम बास्केटबॉल को वापस पाकर, उत्तर पश्चिम में कुछ सालों तक सहायक के रूप में काम करने के बाद अब वह रोड द्वीप के ब्राउन विश्वविद्यालय में मुख्य कोच और फिर से दूसरी शादी करने वाला था, कैली मैक्रम के साथ, जो पूर्वीय तट क्षेत्र की एक सुंदर और व्यावहारिक लड़की थी और कॉलेज के नामांकन विभाग की डीन थी। उसके 2 बच्चे अब लंबे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, अगली पीढ़ी के जीते जागते उदाहरण। मैं एक सीनेटर की पत्नी थी। उससे परे और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा एक पेशेवर जीवन था और मेरे लिए उसके बहुत मायने थे। पिछले पसंद के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिकल सेंटर के उपाध्यक्ष के रूप में मेरी पदोन्नति हुई। मैंने अपने पिछले कुछ सालों से एक योजना के विकास में लगाए थे जिसे साउथसाइड स्वास्थ्य सेवा सहयोगी के नाम से जाना जाता था, जो पहले से 1500 से ज्यादा रोगियों को अपने साथ जोड़ चुका था और जो हमारे आपातकाल विभाग में आकर बिना पैसे इलाज करवा सकते थे। मेरा काम निजी था। मैं ईआर के अपने कुछ अश्वेत दोस्तों को उन मामलों में बात करते हुए देखती थी जिन्हें मैं अभी तक नजरअंदाज किया था। मधुमेह के ऐसे रोगियों जिनके रक्त संचार की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और अब उनके पैर काटने की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, मैं बिना यह सोचे नहीं रह सकती थी कि किस प्रकार मेरे अपने पिता चिकित्सीय नियोजनों को अपने स्तर पर सफल नहीं बना पाए थे। अपने एमएस के हर लक्षणों को दबाया ताकि किसी तरह का तमाशा न हो या इसमें पैसे न लग जाएं या किसी तरह की कागजी कार्रवाई न करनी पड़े या वे खुद को किसी अमीर श्वेत डॉक्टर के पास नीचा दिखाए जाने से बच सके। मुझे अपना पेशा पसंद था, हालांकि यह पूरी तरह से अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे अपना जीवन बहुत पसंद था। जैसे ही साशा प्राथमिक स्कूल में जाने के लिए तैयार हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन एक बिल्कुल नया चरण शुरू होने वाला था और फिर मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचते हुए अपने जीवन के नए उद्देश्य तय कर सकती हूँ।
राष्ट्रपति पद के लिए किया जाने वाला अभियान का क्या होगा, यह सब कुछ निकल जाएगा। मैं समय से पहले ही इस बात को समझ रही थी कि इन 11 सालों में बराक और मैं अब तक कुल 5 अभियानों में एक साथ काम कर चुके थे और सभी अभियानों के दौरान मुझे अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए बहुत अधिक दबाव से गुजरना पड़ा था। उसमें से प्रत्येक अभियान ने मेरी आत्मा पर एक दाग छोड़ा और मेरी शादी पर भी। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी, मुझे डर था कि हमें वास्तव में यह बर्बाद न कर दें। बराक हमसे और दूर चले जाएंगे, इससे भी ज्यादा जब वह स्प्रिंगफील्ड या वॉशिंगटन में नौकरी कर रहे थे। आधे सप्ताह के लिए नहीं बल्कि पूरे सप्ताह के लिए, बीच में छुट्टियों के साथ लगातार 4 या 8 सप्ताह के लिए नहीं बल्कि एक समय में कई महीनों के लिए। इससे हमारे परिवार के साथ क्या होगा, हमारी बच्चियों पर प्रचार का क्या असर होगा। बराक के इर्द गिर्द हवा के उस दबाव को नजरअंदाज करने के लिए जो भी करना चाहिए था मैंने किया, तब भी जब यह स्पष्ट था कि अब वापसी नहीं है। केबल के समाचार विशेषज्ञ उसकी संभावनाओं पर बहस कर रहे थे। रूढ़िवादी स्तंभ लेखक डेविड ब्रुक्स ने न्यू टाइम्स में चौंका देने वाला लेख लिखा था जिसका शीर्षक था दौड़ो बराक दौड़ो। अब वह जहाँ भी जाता था उसे पहचान लिया जाता था, लेकिन मेरे पास अब भी अदृश्यता का वरदान था। अक्टूबर के महीने में मैं एक दिन एक दुकान की कतार में खड़ी थी, तभी मेरी नजर टाइम्स मैगजीन पर गई और मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर उस तरफ झुकाया। वह मेरे पति के चेहरे की नजदीक से खींची गई तस्वीर थी। उसके बगल में शीर्षक था, बराक ओबामा के अगले राष्ट्रपति बनने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैं यह उम्मीद कर रही थी कि एक समय ऐसा आएगा जब बराक खुद ही सभी तरह की अटकलबाजियों को खत्म करने के लिए खुद को इस झमेले से बाहर कर देंगे और मीडिया का सारा आकर्षण दूसरी तरफ करवा देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वह ऐसा नहीं करेंगे। वह चुनाव लड़ना चाहते थे, वह ऐसा चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी। जब भी कोई रिपोर्टर यह पूछता था कि क्या वह राष्ट्रपति पद की लड़ाई के लिए शामिल होंगे, बराक इसका विरोध कर देते और सिर्फ कहते थे कि मैं अभी भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। यह एक पारिवारिक निर्णय है जो इस बात के लिए संकेत था कि अगर मिशेल कहेगी मैं लड़ सकता हूँ, सिर्फ तभी। रातों में जब बराक वॉशिंगटन में थे और मैं अपने बिस्तर पर अकेले लेटी होती, तब मुझे ऐसा एहसास होता कि शायद मैं दुनिया के विरोध में हूँ। मैं बराक को अपने परिवार के लिए चाहती थी, बाकी सभी दूसरे लोग उसे देश के लिए चाहते थे। उसके पास उसकी सलाहकार समिति थी, डेविड एक्सरोलैंड और रॉबर्ट गिब्स, अभियान के 2 रणनीतिज्ञ जिन्होंने उनके सीनेट में चुने जाने के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और साथ ही उसके दूसरे सलाहकार डेविड फ्लूस और वैलेरी। ये सभी लोग एहतियातन समर्थन में थे, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति के चुनावी अभियान में कुछ भी आधा अधूरा नहीं होगा। बराक और मुझे दोनों को पूरी तरह मैदान में उतरना होगा। उनसे की गई मांगे कल्पनातीत होने वाली थी। सीनेट के रूप में अपने कर्तव्यों से चूके बिना उन्हें एक तट से दूसरे तट तक प्रचार कार्यक्रम का निर्माण करना होगा और उसे बनाए रखना होगा। नीतियों के लिए एक मंच का विकास करना होगा और साथ ही बहुत अधिक पैसों का इंतजाम भी। मेरा काम प्रचारकों को अपना शांतिपूर्ण समर्थन देना भर ही नहीं बल्कि मुझे इसमें हिस्सा भी लेना होगा। मुझसे यह उम्मीद की जा रही थी कि मैं और मेरे बच्चे हमेशा ही लोगों को दिखाई देने लगे और उनसे मिलने के लिए और उनसे हाथ मिलाने के लिए उपलब्ध रहे। मुझे इसका एहसास हुआ कि इस बड़े कारण के समर्थन में अब सब कुछ उसके बारे में होगा, यहाँ तक कि मेरा भाई क्रैग भी, जिसने मेरे जन्म के दिन से मेरी रक्षा की थी, वह भी राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवारी से उत्साहित था। एक शाम उसने मुझे यूं ही फोन किया। सुनो मिश, उसने कहा जैसा कि वह अक्सर ही बास्केटबॉल खेलने वाले अंदाज में कहता था, मैं जानता हूँ तुम इसे लेकर चिंतित हो, लेकिन अगर बराक को इसका अवसर मिल रहा है तो उसे इस अवसर को लेना ही होगा। तुम यह सब कुछ देख सकती हो, है ना? यह अब मुझ पर निर्भर था। मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी जो बिना किसी भोलेपन के आशावादी था, विरोध से निडर और दुनिया की जटिलताओं में अकड़ा हुआ।
आश्चर्यजनक रूप से उसे इस बात से अभिन्न रखा गया कि कितना कुछ करने के लिए बचा हुआ था। वह इस सोच की आशंका में था कि लंबे समय के लिए मुझे और अपनी बेटियों को छोड़ना होगा। उसने कहा, लेकिन वह मुझे इस बात की याद दिला रहा था कि हमारा प्यार कितना सुरक्षित था। हम यह सब संभाल सकते हैं, है ना? एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, जब हम दोनों ऊपर के स्टडी रूम में बैठे थे और अंततः हमने इस बारे में बात करना शुरू कर दी। हम मजबूत हैं और हम स्मार्ट भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हम सब ठीक रखेंगे, हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके कहने का मतलब था कि हाँ, प्रचार खर्चीला होगा, कई चीजें ऐसी होगी जो छोड़नी होगी, समय, एक दूसरे का साथ और हमारी निजता। किस मात्रा में इन सब चीजों की जरूरत होगी, इसका अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में होगी। मेरे लिए यह अपनी बचत की राशि को जाने बिना अपने पैसे खर्च करने जैसा था। किस मात्रा में होगा, हमारी सीमा क्या थी, अंत में हमारे पास क्या बचेगा। अकेले इन सब बातों की अनिश्चितता ही डराने के लिए पर्याप्त थी, एक ऐसी चीज जो हमें डुबा सकती थी। सबके बावजूद मैं एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई थी जो आगे की चिंता में विश्वास करता था। उस आग ने हमारे घर में छेद कर दिया था और अब उसका असर हर चीजों पर दिखाई दे रहा था। श्रमजीवी वर्ग वाले परिवार में विकलांग माँ बाप के साथ बड़े होने के कारण मैंने सीखा था कि योजना और दूरदर्शिता बहुत अधिक महत्व रखती है। यह स्थायित्व और गरीबी के अंतर का अर्थ हो सकती है। इसका अंतर हमेशा कम महसूस होता था। एक महीने की तनख्वाह न पाने का मतलब होता था कि आप बिना बिजली के हैं। एक दिन होमवर्क न करने का मतलब होता था कि आप दूसरों से पिछड़ गए हैं और आपको कॉलेज से बाहर हो जाना पड़ता था। 5वीं कक्षा की एक दोस्त को घर में आग लगने के कारण खो देने से और सुजैन को वयस्क होने से पहले मरते देखने से मैंने सीखा था कि दुनिया बेरहम और क्रूर हो सकती है और यह आपकी कड़ी मेहनत हमेशा सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित नहीं करती। मेरी यह सोच आगे चलकर ही बदली। हालांकि अब भी अपनी सड़क पर बने इस अपने पक्के मकान में बैठकर न चाहते हुए भी मैं वह सब कुछ बचाना चाहती थी जो मेरे पास है। मैं अपनी बेटियों की देखभाल करना चाहती थी और बाकी सब कुछ भूल जाना चाहती थी, कम से कम तब तक जब तक कि वे थोड़ी और बड़ी न हो जाए। और फिर इसका दूसरा हिस्सा भी था। मैं और बराक दोनों इसके बारे में जानते थे। हमने विशेषाधिकार के तहत दूर से कैटरीना के कारण हुई बर्बादी को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को ऊपर उठाकर उस बाढ़ के पानी से बचा रहे थे और सुपर डोम में स्थित अमानुषिक अनैतिक के माहौल में अफ्रीकी अमेरिकी परिवार एक दूसरे को पकड़कर एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने विभिन्न पेशों में सिटी हॉल से विश्वविद्यालय के सार्वजनिक गठबंधन तक मुझे यह देखने में मदद मिली थी कि किस तरह कुछ लोगों के लिए मौलिक स्वास्थ्य सेवा और घर जैसी चीजें सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। मैंने तार से पतली रेखा देखी थी जो चीजों के मिलने और उसे हाथ से चले जाने के अंतर को अलग करती थी। उधर बराक अपने हिस्से का ज्यादातर समय फैक्ट्री से निकाले गए मजदूरों की बातें सुनने, मिलिट्री के जवान योद्धाओं की आजीवन विकलांगता के संघर्ष को सुनने में और ऐसी माँओं की कहानियां सुनने में लगाता था जो अपने बच्चों को कम सुविधा वाले स्कूल में भेजकर तंग आ चुकी थी। हम समझ गए थे, दूसरे शब्दों में हम कितने भाग्यशाली थे और हम दोनों ने एक दायित्व को महसूस किया था। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते थे, इस बात को जानते हुए कि इसे मानने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैंने अंततः दरवाजा खोल दिया और इस संभावनाओं को अंदर आने की अनुमति दी। बराक और मैंने इस विचार पर बातें की, सिर्फ एक बार ही नहीं लेकिन कई बार। क्रिसमस की यात्रा के दौरान, हवाई में टूट से मिलने वाली यात्रा तक, हमारे बीच होने वाली कुछ बातचीत गुस्सा और आंसुओं से भरी होती थी और उनमें से कुछ ज्यादातर सकारात्मक। यह सब उस बातचीत का विस्तार था जो हम दोनों के बीच 17 सालों से हो रही थी। हम कौन थे, हमारे लिए क्या मायने रखता था, हम क्या कर सकते थे,
अंत में यह इस रूप में आया कि मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बराक एक महान राष्ट्रपति हो सकते हैं। वह उसी तरह आत्मदृढ़ थे जैसे कि कई लोग होते हैं। उसके पास इस काम को करने के लिए समझ और अनुशासन दोनों था। इस प्रक्रिया को कठिन बनाने वाली हर चीज को झेलने का स्वभाव और एक साधारण स्तर की सहानुभूति जो उन्होंने देश की जरूरत को समझने के लिए उन्हें सतर्क रखता था। वे अच्छे और दिमागी रूप से तेज लोगों से घिरे हुए थे जो उनकी मदद के लिए तैयार थे। मैं उन्हें रोकने वाली कौन थी? इस संभावनाओं के सामने कि बराक एक ऐसे राष्ट्रपति बन सकते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, मैं अपनी जरूरतों या कई मायनों में अपनी बेटियों की जरूरतों को आगे रख सकती थी। मैंने हाँ कहा क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और वह जो भी करता था उसमें मेरा विश्वास था। मैंने हाँ कहा था, लेकिन ठीक उसी समय मैं एक दर्द भरी सोच से गुजर रही थी जो मैं बांटने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने प्रचार में उसकी मदद की, लेकिन मैं निश्चित थी कि वह सब अकेले कर नहीं पाएगा। वह अक्सर और बड़े जोश से अपने देश की विषमताओं को खत्म करने के बारे में बात करता और विचारों का उच्च स्तर तय करने की बात करता, जिसके बारे में उसका विश्वास था कि बहुत सारे लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने उन विभाजनों को इस रूप में देखा था कि वे मेरी आशा को तार तार करने के लिए काफी थे। इस सब के बावजूद बराक अमेरिका के एक अश्वेत आदमी थे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वे जीत सकते हैं।